हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एनवी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक होंगे। मैं कक्षा 9 की जीव विज्ञान के पाठ जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के दूसरे भाग के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं। पिछले भाग में आपने देखा कि मैंने कोशिका की संपूर्ण जानकारी आपको दी थी, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस कोशिका के अंगक के बारे में नई वीडियो मिलेंगे, तो उस नई वीडियो के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। तो कोशिका के अंगकों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें सारी प्रक्रिया करने के उपरांत हम इनको क्रम वाइज सीधे सीधे पढ़ते रहते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, कोशिका के अंगक। तो सबसे पहले इसमें देखा है कि हमारे इसमें कोशिका में कौन कौन से अंगक होते हैं। अगर हम इनको क्रम वाइज अध्ययन करें तो इसमें पहला आता है अंतर्द्रव्यी जालिका, दूसरा आता है गोल्गी उपकरण, इसको यहाँ पर से आप देख सकते हैं, ये अंतर्द्रव्यी जालिका, दूसरा गोल्गी उपकरण, तीसरा आपका लाइसोसोम, चौथा आपका माइटोकॉन्ड्रिया तथा पांचवा आपका प्लास्टिड। तो अब इसको हम डिटेल में जानते हैं। तो डिटेल में जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं अपने सबसे पहले बिंदु या कोशिका के पहले अंगक अंतःप्रद्रव्यी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.2.5 का फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें दिया है आपका अंतःप्रद्रव्यी जालिका, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसको शॉर्ट में ER कहा जाता है। तो ER से मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यहाँ एक झिल्ली तो नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा सा तंत्र होता है। इसमें एक लंबी नलिका होती है और इस नलिका में ये आयताकार थैली टाइप की संरचना, जिसको पुटिका कहते हैं, इसकी संरचनाएं दिखाई देती हैं और अंतर्द्रव्यी जालिका की रचना के रूप में इसको परिलक्षित करती हैं। तो अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो है ये सामान्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका की हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। अगर आप इस यूनिट में देख रहे होंगे तो मैं आपके यहाँ पर कर्सर दिखा करके देख रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप देख सकते हैं। दूसरी को हम कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसको हम SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलते हैं। ठीक, तो इसका क्या कार्य होता है, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा करते हैं। जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, ये इस पर क्या होता है, राइबोसोम इस पर लगे हुए होते हैं और राइबोसोम पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषित होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा क्या होता है, इसके अन्य भागों को भेज देता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो वसा अथवा लिपिड के द्वारा इसकी संरचनाओं को एक प्रकार से क्या करता है, निर्माण करता है, अणुओं के बनाने में सहायता करता है या कोशिका की बाहरी लेयर को बनाने में का काम करता है। इसलिए इसको भी कहते हैं जीवात जनन भी कहते हैं। इसको एक बार आप देख सकते हैं, अगर हेडलाइन को आप देखेंगे तो यहाँ से मैं आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ। ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजता है। और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें वसा अथवा लिपिड के कारण इसमें क्या करता है, वसा अथवा लिपिड संचित होकर के ये अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के द्वारा इसमें कोशिका की क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा की कोशिकाएं कोशिका की झिल्ली को बनाने का काम करती हैं। तो इस प्रकार की झिल्ली को जीवात जनन भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है जीवात जनन क्या है, तो यही होता है कि जो कोशिका की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह कोशिका की बाहरी झिल्ली बनाने का जब काम करता है, इसमें जो प्रोटीन होता है झिल्ली बनाने का काम जब करता है, तो उसमें हम इसको कहते हैं जीवात जनन के रूप में इसको जानते हैं। ठीक, इसके बाद इसके सारे कुछ और फंक्शन भी इसमें आप देख सकते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम जो होते हैं वो हार्मोन की भांति कार्य भी करते हैं। और यदि इनमें से क्या होता है कि विभिन्न कोशिकाओं में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दिखाई देता है, लेकिन सभी में ये जालिका का निर्माण एक रूप से करते रहती हैं। ठीक, ये तो होगी हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात। 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, एक हो गया खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसको हम RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। दूसरा हमने बोला SER जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आता है इसका कोशिका का अंगक गोल्जी उपकरण। तो कैमिलियो गोल्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसमें जो उसने देखा अपनी संरचना का, जब उसने प्रैक्टिकल के रूप में उसने खोज की, तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि चपटी पुटिका एक जो संरचना छुपाई जो समानांतर रूप से उसमें सजी हुई थी, तो उसको इन्होंने गोल्जी के रूप में उसका नाम दिया। ठीक, तो जो छोटी छोटी पुटिकाएँ होती हैं इनको हमने नाम दिया गोल्जी
उपकरण, गोल्जी बॉडी जिसको भी कहा गया है। तो इन झिल्लियों में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से के संपर्क में बनी रहती हैं और ये कोशिकीय झिल्ली के तंत्र के दूसरे भाग को बनाते हैं, कोशिका का जो दूसरा भाग होता है उसको बनाती है। इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं पादप कोशिका के बारे में, हम इसकी संरचना जब देखते हैं तो इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसमें कौन कौन सी कोशिका के अंग हैं, इस चित्र को भी आप बना करके देख सकते हैं। तो इसमें इसका जो दूसरा अंग हो गया आपका गोल्गी उपकरण, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संचित पदार्थ जो होता है गोल्गी के उपकरण में पैक किए जाते हैं, जो हम कहते हैं ना वो अन्य भागों में भेजा जाता है। तो गोल्गी उपकरण क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ईआर हमने बताया उसमें जो भोजन संचित रहा तो यहाँ से पैकेजिंग होकर के कोशिका के विभिन्न भागों को भेज दिया जाता है। तो इसका ये कार्य हो गया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भोजन संचित कर रखा था उसको ये विभिन्न भागों में पैकेट के रूप में भेजता है। ठीक, इसके बाद इसमें हम कह सकते हैं कि गोल्गी के उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। थोड़ा सा लाइसोसोम एक नया अंग हमारा जो उसका तीसरे नंबर का अंग हमारा कोशिका का अंग होता है उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। यह जो होता है गोल्गी उपकरण के द्वारा इसको बनाया भी जाता है, गोल्गी उपकरण में ही इसका निर्माण भी होता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, संरचनात्मक जो दृष्टि है, स्ट्रक्चरल अगर हम उसके नज़र से देखते हैं तो लाइसोसोम झिल्ली में एक पतली सी झिल्ली के रूप में संचित रहती है जिसे पाचक एंजाइम भी कहते हैं। पाचक एंजाइम इसलिए कहते हैं कि यह जो है अपने ही अपशिष्ट कोशिकाओं को पचा देती है। ठीक, अपनी अवशिष्ट जो कोशिका है, जो डैमेज वाली कोशिका है या जो कोशिका टूट फूट हो जाती है तो उनको खुद ही पचा देती हैं। इसलिए इसको एक शब्द इसके लिए दिया गया है। कोशिका को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, कोशिका के जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि यह अपनी टूटी फूटी कोशिकाओं को स्वयं ही पचा लेती है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसके दूसरे भाग के रूप में अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें थोड़ा सा इसके विषय जो जानकारी कहा जाता है, मैंने बता दिया आपके लाइसोसोम को हम जो आत्मघाती थैली के रूप में हम जान रहे हैं। तो आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, यह अपनी कोशिकाओं को स्वयं पचा लेती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल से जान भी सकते हैं। इसमें कैमिलियो गोल्जी जो थे, इन्होंने 7 जुलाई, इनका जो जन्म था 7 जुलाई 1843 को हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप देख लीजिए। और इन्होंने इसकी खोज की थी, कभी कभी पूछता कि भाई गोल्जी ये लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम अगले अंग के बारे में बात करते हैं। तो अगला अंग आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। जिस प्रकार किसी भी कार्य करने के लिए हमारा जो आता है वो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कोशिका का विद्युत घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी हुई होती है। तो इसमें हम ज़्यादा इसमें ऐसी स्थितियों को डिटेल में हम अभी नहीं बता पाएंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसका थोड़ा सा पढ़ लेना। इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है कि यह एक कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है कि कोशिका को यहीं से एनर्जी बनती है। कैसे बनते हैं, भीतर एक जो झिल्ली बनी रहती है उसमें एटीपी को एटीपी का वहाँ पर निर्माण होता है। एटीपी से एटीपी में जो एनर्जी जाती है उसको इसके द्वारा किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही किया जाता है। अगर हम इसको इसकी छोटी सी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें आप देख सकते हैं नीचे देखा, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं भी बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का अपना प्रोटीन भी बनाते हैं और सारे कार्य करने के लिए कोशिका को कोई भी कार्य करना है तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया से इसको एनर्जी मिलती है। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी से समस्त कोशिका को ऊर्जा मिलती है कार्य करने के लिए। अगला अंग आपका आता है इसमें प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या होते हैं, जो हमारे रंगीन जो पदार्थ इस पौधे में पाए जाते हैं उसको प्लास्टिड कहते हैं। वैसे हिंदी में इसको लवक कहा जाता है। लवक, वर्णी लवक हम इसको कह सकते हैं, जो रंगों में विभाजित करता है। तो जिसमें बहुत सारे रंग जो हमारे हरा दिखता है, जो भी हमारे फ्लावर्स के कलर आते हैं तो इसी प्लास्टिड की वजह से आते हैं। प्लास्टिड केवल पादपों कोशिकाओं में ही मिलते हैं, मतलब प्लांट्स में ही प्लास्टिड हमारे पाए जाते हैं। 2 प्रकार के प्लास्टिड इसमें पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होगा वो रंगीन होगा। जितने प्रकार के रंग इसमें आते हैं तो हमारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। कलरफुल जो होंगे तो उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो हमारा श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड इसको कहा जाता है, या सफ़ेद रंग हुआ या बिना रंग वाला जो होगा उसको हम इसके अंतर्गत लेते हैं। तो प्लास्टिड जो होता है रंग को देने के लिए इसमें होता है, तो इसमें ज़्यादा इसमें विशेष कुछ जानने का नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट भी प्राथमिक रूप से क्या है, इसका एक अंग होता है जिसमें स्टार्च और तेल इत्यादि का संचय होता है। तो प्लास्टिड को हम एक रूप से जानते हैं कि इसमें
हमारा जो रंग जो बनता है इसी की वजह से बनता है, या क्लोरोफिल हमारा जो है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के अतिरिक्त अन्य जो रंग आते हैं सब इस आपके प्लास्टिड की वजह से आते हैं। और अगला बिंदु हमारे पास आता है छठा बिंदु, और रसधानियाँ वैक्यूल्स इसको बोला जाता है। इसमें क्या आता है, रसधानियों में छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं एक बड़ी थैली के रूप में संरचना बना देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जंतु कोशिका में तो रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि प्लांट जो सेल होते हैं, प्लांट कोशिका जो होते हैं, पादप कोशिका जो होते हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इसमें इसकी माप के आधार पर हम कहते हैं 50 से 90% तक इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है 50 से 90% तक का होता है, किसमें प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो ये इसमें रसधानियों का मतलब क्या होता है कि जब पादप कोशिकाएं अपने भोजन को संग्रहित करती हैं तो एक संग्राहक थैली होती है, वहाँ पर इनका थैलियों के रूप में संचित रहती हैं। ठीक इसके बाद पादप कोशिकाओं के रसधानियों में क्या होता है, इसमें एक द्रव्य भराता है जिसको कोशिका द्रव्य भी हम कह सकते हैं। पौधे के लिए बहुत आवश्यक पदार्थ इसमें रहता है, जैसे अमीनो अम्ल है, शर्करा है, ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं, और काफ़ी सारे कार्बोलिक एसिड वगैरह हैं, ये इसके अंदर रहते हैं। कुछ प्रोटीन्स भी इसमें रहते हैं। और हम एक उसी की जीव में जैसे अमीबा या हम अन्य पैरामीशियम की बात करें तो इसमें रसधानी के रूप में इसको खाद्य पदार्थों को रखने के काम या उसके द्वारा ये भोजन का अवशोषण भी करते हैं, और इसी से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया भी इसी में करते हैं। केवल एक कोशिकी पादपों में करिए, एक कोशिकी जीवों में करते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा आता है कि किस प्रकार से हमने इन अंगों की बात करी जो हमने, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे इधर देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन आपके दे हैं, क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया कि इसमें आपकी कोशिका के अंगों के नाम मैंने बता दिया, इसमें देख लिया आपने। उसके बाद आपने कहा गया कि भौतिक और रासायनिक प्रभाव क्या नष्ट हो जाए तो क्या होगा, और तीसरा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, या कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन का संश्लेषण वहीं होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आप देखते हैं वहाँ होता है। तो इसके बाद हम कहते हैं कोशिका का विभाजन की हम थोड़ा सा बात करते हैं। कोशिका के अंग का आपने देख लिए, तो कोशिका विभाजन क्या होता है, जीवधारियों में विभिन्न, ये आप यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं, जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं, कई सारी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब निर्माण कैसा होता है कि कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा, इस विभाजन को सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नाम के दो प्रकार के विभाजन को हम इस प्रक्रिया को नाम से जाने जाते हैं। तो ये एक कोशिका के विभाजन की बात होगी। थोड़ा सा यहाँ पर आप समसूत्री विभाजन की आप बात करते हैं तो इसमें दे रखा आपने, इसको आप गौर से देख सकते हैं। विभाजन क्या है, कोशिका का विभाजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से समसूत्री विभाजन का होता है। तो इसको आप देख सकते हैं। ज़्यादा आपके इस कोर्स में तो सूत्री विभाजन के बारे में ज़्यादा लेसन में आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह मांगे नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जाना चाहिए, मैं तो इतना आपको ज्ञात होना चाहिए कि कोशिका विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन किसी जीव के वृद्धि के लिए कोशिकाओं का विभाजन होता है। जब कोशिकाएं विभाजित होंगी, बढ़ेंगी, तो नए कोशिका के अंग जो हैं तैयार होंगे, नई कोशिकाएं फिर बनते रहती हैं। या अगर कोई जीव उत्पन्न होता है कोशिका के विभाजन से ही वो नए जीव के रूप में उत्पन्न होता है। तो ये आपने आज जाना इसमें कोशिका के अंगों के बारे में। कोशिका के अंग क्या क्या थे, मुख्य रूप से उनके क्या क्या कार्य थे, ये भी आपने देखा इसमें। तो इसमें थोड़ा सा एक बार मैं अभी मोटा अंदाज आपको और देता हूँ, थोड़ा सा एक जिससे आपके एक दिमाग में सारी जो अभी तक की रिकॉर्डिंग थी पूरी चीज़ आ सकती है आपके। तो कोशिका के हमने जो भाग पढ़े, आज जो टॉपिक था हमारा कोशिका के अंग, तो कोशिका के अंग जो थे अंतःप्रद्रवी जालिका, एक, दूसरा है गोल्जी उपकरण, तीसरा लाइसोसोम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा प्लास्टिड। तो ये हमने 5 अंग पढ़े। लेकिन इसमें हमने देखा कि अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको हमने कहा, तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी प्रद्रवी जालिका। दूसरा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी उपकरण क्या करता है, आपने देखा इस प्रोटीन का संश्लेषण तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है। और इधर गोल्गी उपकरण पैकेजिंग का काम करता है कि जो वहाँ पर जो भोजन इकट्ठा हुआ उसको गोल्गी उपकरण विभिन्न भागों में भेजता है। लाइसोसोम कोशिकाओं को ये जो टूट की जो स्थितियाँ होती हैं उनको स्वयं पचा लेता है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिका की एनर्जी का जो पावर हाउस है वो इसी को कहा जाता है। प्लास्टिड हमारे जो रंगीन चीज़ें होती हैं उसको हम प्लास्टिड के रूप में जानते हैं। ठीक, तो इसके प्रश्न उत्तर की जो हम बात करते हैं तो नया वीडियो मैं प्रश्न उत्तर का मैं लास्ट में आपको पता मैं डालता हूं, जब हमारा लेसन पूरा हो जाता है उसके बाद मैं नया वीडियो इसमें डालता हूं। तो इसमें आपको और क्या करना है कि एक तो डायग्राम्स को आप दोनों देखेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के में अंगों के नाम इसमें स्पष्ट दे रखे हैं, इसको आप आराम से पढ़िएगा। और इसके बारे में मैंने आज बता दिया कि कोशिका के अंग कौन कौन से, उनके कार्य भी आपको बता दिए, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो मैं नए वीडियो के साथ
मैं आपको फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ फिर मिलता हूँ। अगर किसी को पुनः मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर किसी ने पुराने वीडियोज़ अगर किसी के मिस हो चुके हैं तो इसमें आई बटन ऊपर दिया गया है, इस आई बटन को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो मेरे पुराने सारे वीडियोज़ के लिंक आपके पास आ जाएंगे। दोबारा से आप इसको पूरा वीडियोज़ फर्स्ट लेसन से जो मैंने बता दिया सारे वीडियोज़ आपके सामने में आ जाएंगे, आराम से बारी बारी से आप देख सकते हैं। और डायग्राम को देखने के लिए आप इसको पॉज करके आराम से आप देखिए, डायग्राम के बना भी सकते हैं, कॉपी में बना सकते हैं। तो इसके ऊपर जो आपके पार्ट्स हैं इसके बारे में सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो हम फिर नए वीडियो के साथ फिर आपको सामने उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।